अब मैं अगले वक्ता के रूप में आदरणीय डॉक्टर अहिल्या मिश्रा जी, जो वरिष्ठ साहित्यकार और समाज सेवी हैं और हैदराबाद में हिंदी की जो मशाल जलाए हुए हैं, जो उन्होंने अलग जगाई है, वो किसी से छिपी नहीं है। वो उनका परिचय भी जैसा मैडम मणिकम्बा का था, वैसा ही का बहुत लंबा परिचय है। क्योंकि समय की सीमा को देखते हुए मैं थोड़ा संक्षेप में उसको आपको बताने का प्रयास करूंगा। उनकी मातृभाषा मैथिली पत्रिका है और हिंदी और बांग्ला और तेलुगु के साथ भी उनका अच्छा उस पर प्रभाव रहा है। उनका अधिकार है, वो MA, MPhil, PhD और MA है और पूर्व प्राचार्य नवजीवन वाटिका विद्यालय और मंडल निदेशक नवजीवन मुकेश्वर कार्य रामकोट। इसके साथ और भी कई संस्थाओं की वो उनमें उनकी सहभागिता है, उनके निर्देशन में वो काम करती है। 2014 से वो हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य हैं, वो रही है विद्युत और कृषि मंत्रालय भारत सरकार में, और वर्तमान में आप कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय की सलाहकार है। लगभग 200 संगठनों में आपने विभिन्न साहित्यिक और सामाजिक विषयों पर प्रबंध प्रस्तुत किए हैं। अनेक पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं समय समय पर प्रकाशित होती रही हैं। 5 कविता संग्रह, 3 कहानी संग्रह, 2 निबंध संग्रह, 4 संस्मरण, नाटक, समीक्षा सहित उन्होंने अनेक ग्रंथ उन्होंने लिखे और उनको भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2 बार सम्मानित किया गया। भारत भूषण सम्मान, विशिष्ट महिला सम्मान, बिहार सरकार द्वारा महिला रत्न सम्मान, तुलसी सम्मान, मध्य प्रदेश द्वारा, तमिलनाडु साहित्य अकादमी द्वारा आजीवन उपलब्धि सम्मान, जमुना देवी सम्मान और 16 मार्च 2021 को शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सम्मानित। इसके साथ अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान से आप समादृत हैं और पिछले 45 वर्षों से यहाँ पर हैदराबाद में आप 10,000 से अधिक कमजोर एवं अल्पशिक्षित बालिकाओं तथा गृहिणियों को हिंदी प्रचार सभा के माध्यम से शिक्षित, प्रशिक्षित और हिंदी शिक्षिका बनाकर आपने उनको जीवन का उपार्जन योग्य बनाया और 10वें हिंदी विश्व सम्मेलन में अतिथि के रूप में आमंत्रित हुई। वाल्टेयर विश्वविद्यालय से मेरी 51 कविताओं के सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर शोध एवं PhD भी प्रदान की। ऐसे मूर्धन्य साहित्यकार को अपने मध्य पाकर के मंच अपने आप को गौरवान्वित अनुरोध करता है। मैं डॉक्टर अहिल्या मिश्रा जी से सादर अनुरोध करता हूँ कि आज की परिचर्चा में अपने वक्तव्य से इसको समृद्धि प्रदान है। मंच पर विराजमान केंद्रीय हिंदी संस्थान हैदराबाद केंद्र के निदेशक और आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर गंगाधर वाणोदय, परम आदरणीय प्रोफेसर माणिक्यम्बा मणि जी, प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा जी, प्रोफेसर शुभदा वाजपेयी जी और दिल्ली से पधारे एक बहुत ही सहृदय साहित्य प्रेमी और साहित्य के विकास के लिए समर्पित डॉक्टर रामकिशोर उपाध्याय जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, आज के इस कार्यक्रम की रचना और संरचना दोनों की प्राकल्पिक स्वरूप की संवेदिका डॉक्टर रमा द्विवेदी जी, प्रिय दीपा कृष्णदीप जी, सभागार में उपस्थित, ये ले लो ताज और ये ले लो अपनी औकात, मेरा आकाश मुझे दे दो कि नारा देने वाली के नारे के अनुकूल हमारी बहनें, बेटियां और हमारे भाई
सम मात्रा में उपस्थित इस सभागार में रमा जी की ध्वनि के अनुसार आप सब लोगों को मेरा प्रणाम और नमन। विषय से पूर्व एक बात कहूं, जब मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे 10 मिनट का समय दिया गया, मुझे याद रहेगा। हमारे रामकिशोर उपाध्याय जी को जब से मैं जानती हूँ, इस तरह की गंभीर रचनाओं के प्रति मैंने नहीं जाना। मैं नचिकेता नहीं हूं, यह उद्घोष करना ही अपने आप में बड़ा साहसिक और दुर्दम्य कार्य है। मानवता को मानवता के खिलाफ खड़े कर देना और पूरी संग्रह से सरसरी तौर पर नजर डालते हुए मैंने एक चीज पाई है उसमें कि पौराणिक पात्र नचिकेता के साथ गांधी के नचिकेता स्वरूप को तुलनात्मक ढंग से प्रेषित किया गया। यह अपने आप में पढ़ना प्रयास होगा। मैं जहां तक उस संग्रह से गुजरी हूँ, बहुत सारी ऐसी स्थितियां, सामाजिक स्थितियां हैं, कुछ परोक्ष राजनीतिक, जो उनके स्वभाव का, उनके लेखन का स्वभाव है व्यंग्य, वह भी परिलक्षित है। लेकिन सबसे ज्यादा मैं नचिकेता नहीं हूं, मैं शब्द के साथ संपूर्ण भारतीय दर्शन को बांध लेना और अपनी छोटी छोटी शब्द खंडों के साथ यह उपाध्याय जी की यह जो विशेषता है, इससे परिचित होने का सौभाग्य मुझे मिला और मैं उसके लिए उन्हें बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने कविता संग्रह तो बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे पढ़ने को मिलती है, लेकिन यह कुछ खास अलग लगा मुझे और मैं अपने आप को रोक नहीं सकी कि मैं यह कर दूं कि एक अलग सी चीज। और बहुत सारी चीजें कहेंगे प्रोफेसर ऋषभ शर्मा जी, क्योंकि उनके आगे उनके पीछे का बोला पसंद मैंने ये कह दिया था, खाने के लिए अगर समय रहेगा तो मैं बोलूंगा, अन्यथा मेरे बोले को जल्दी खत्म कर दो। इसलिए मैंने अपना नाम जो है पीछे इसीलिए कराया, वरना मुझे बोला हुआ मान लिया जाए। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। मैं अपना समय आपको सुपुर्द कर सकती हूँ, लेकिन आपको बोले मैं ये बात नहीं मान सकती। चलिए, बात बहुत सारी हुई है हमारे आज के विषय पर, जो युवा उत्कर्ष साहित्यिक मंच और खासतौर से आंध्र एवं तेलंगाना की ये शाखा या इकाई केंद्रीय हिंदी संस्थान हैदराबाद केंद्र ने एक संयुक्त प्रयास के रूप में एक बहुत ही सुंदर सा चित्र उपस्थित किया है साहित्य के उत्सव के रूप में। दक्षिण भारतीय, उसमें एक और शब्द जुड़ा हुआ है, साहित्य उत्सव तो है, कहा हमारे दक्षिण भारत के साहित्य का उत्सव है। यह बहुत बड़ी बात है। साहित्य को दक्षिण भारत में बहुत प्राचीन काल से लिखा गया है। तमिल साहित्य ले लीजिए, तेलुगु साहित्य लीजिए या कन्नड़ साहित्य लीजिए, आपको हर जगह, मलयालम साहित्य भी देख सकते हैं, हर जगह आपको प्राचीनता के बहुत सारे पर्याय उपलब्ध होंगे। लेकिन खास तौर से इस साहित्य उत्सव की एक खूबी है कि दक्षिण भारत में भी विशेष रूप से हमारे आंध्र और तेलंगाना को यहाँ रखा गया। नचिकेता पता नहीं, मेरे अंतर मन पर बहुत अच्छा प्रभाव था उनके साहित्य ने। आज का विषय जो है श्री अलगुरी बैरागी चौधरी। बिहार की मिट्टी का अन्ना पानी करने के बाद तेजस्विता तो होगा ही, कोई बात ही नहीं। यह खूबी तो जरूर होती है और ऊपर से उन्होंने पूरा अपना शिक्षण का समय, अपने सीखने की प्रक्रिया बिहार और उत्तर प्रदेश के भागों में आरंभ। उस माटी का असर ऐसा हुआ कि ये मानवतावाद, अस्तित्ववाद से होते हुए दोनों बातों पर बात में मैं पृष्ठपेशन नहीं करूंगा,
ये पहुंच गए प्रगतिवाद की ओर। इनकी रचनाओं में प्रगतिवाद का स्वरूप भी दिखता है। हिंदी साहित्य से इससे पहले कि मैं अलूरी जी की ओर बढ़ूं, एक बात आपको कह दूं, उत्तर में हिंदी साहित्य के नाम पर बहुत सारी भाषाएं चलती हैं। दक्षिण में गांधी जी ने एक बात को बहुत दृढ़ता से कही कि अगर देश में स्वतंत्रता हम चाहते हैं तो एक भाषा जिसे राष्ट्रभाषा का स्वरूप दिया जाए, इसे अपनाना पड़ेगा। और इसके लिए गांधी जी ने संपूर्ण दक्षिण को हिंदी सिखाई। साथ ही हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के जड़ में भाषा के रूप में संपूर्ण राष्ट्र में हिंदी ही स्वीकृत की गई। हर जगह हर चीजें हिंदी के माध्यम से समूचे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने की कोशिश की गई। बहुत लंबा सा विषय है, मैं इस पर नहीं जाऊंगी। अलूरी जी की ओर मैं आती हूँ तो दक्षिण, इधर मेरा सौभाग्य कहिए या एक अवसर कहिए, मुझे उपलब्ध हुआ है। मैं बहुत सारे दक्षिण के साहित्यकारों का हिंदी अनुसृजन देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, और उसके माध्यम से गुजरते हुए मैंने महसूस किया है, मैंने ये अनुभव किया है कि दक्षिण के साहित्य में वह एक अलग ढंग से वह सब सत्य पिरोया गया है जो हम उत्तर में आधुनिकतावाद, उत्तर आधुनिकतावाद, उससे पूर्व के प्रगतिवाद, छायावाद, उससे और पूर्व जाइए, ये सारे जो इतिहास है हिंदी साहित्य के, उन इतिहासों को हम अलग ढंग से देखते रहे। लेकिन दक्षिण में वह इतने सुनियोजित ढंग से प्रायोजित हुआ है। दक्षिण के साहित्यकारों ने उसे इतने अच्छे ढंग से खंड खंड में डाला है कि आप चकित रह जाएंगे अगर आप अनुसृजन गंभीरता से पढ़ें तो। मैंने अलूरी जी की किताब, मुझे याद है उनके शिष्य पी यादेश्वर राव, प्रोफेसर पी यादेश्वर राव से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे वो पुस्तक दी थी। और मैंने उलट पुलट के देखा, लेकिन बहुत ज्यादा उस पर मैंने समय नहीं दिया और अभी खोज के भी हार गई, नहीं मिला कुछ उधेर गुण के कारण। हाँ, मुझे एक चीज जरूरी याद आई और मैं बस बहुत संक्षेप में अपनी वही बात आपके सामने रख के समाप्त करूंगी कि अलूरी जी ने 4-5 भाषाओं में जो उनके अध्ययन का विषय रहा, ज्ञान अर्जन का विषय रहा, लेखन के विषय को भी 2 भाषाओं में निरंतर स्वचालित किया। इंग्लिश में भी उन्होंने लिखा, आंग्रे एकदम से आ जाती है शब्द अंग्रेजी, जो कॉमन शब्द है, अंग्रेजी में भी उन्होंने लिखा, लेकिन उनका सबसे ज्यादा बढ़िया लेखन हिंदी और तेलुगु, उनकी मातृभाषा में और राष्ट्रभाषा में हुई। उन्होंने पहले की जो उनकी कविताएं, उस पर अभी 2 वक्ताओं ने बहुत सुंदर ढंग से, प्रोफेसर माणिकम्मा जी ने तेलुगु पर और प्रोफेसर सुद्धा बानके ने तुलनात्मक अध्ययन करते हुए उत्तर और दक्षिण के कविताओं पर रखी। मैं अपनी बात उनके लघु मानव पर रखना चाहती हूँ। वह भी उनके साहित्य का एक स्वरूप था और नई कविता आरंभ हो गया था 1940 के बाद। छायावाद का अवसान काल और प्रगतिवाद का आरंभ काल रहा है। तो उसी समय में चौधरी जी की कविताएं इस दिशा में मुड़ती हैं और जिसे हम उस समय वचन कविता, शब्द कविता, विचार कविता कहने का साहस दिखाए। हिंदी में भी पानी चाहिए था, आवाज की वास्तव में, क्षमा चाहती हूँ आप लोगों से, वास्तव में महान मानव की कल्पना तो हमारे साहित्य में है। नेता है हमारे साहित्य में, किसी युग में राम रहे, किसी में कृष्ण रहे, उससे पहले विष्णु रहे, अनेक सामाजिक, राजनीतिक और व्यवहारिक रूप से एक युग पुरुष हुए, महामानव हुए, नेता हुए। लेकिन अलूरी जी
समय के लेखक हैं, उस समय महामानव की अवधारणा को छोड़कर हम लघु मानव की अवधारणा की ओर बढ़े और लघु मानव को महामानव की तरह प्रतिस्थापना देने के लिए जो प्रयास हुआ उसमें अल्लूरी जी ने भी अपना सतत योगदान दिया और बढ़िया योगदान दिया है। एक महाकवि श्री श्री ने भी इस ओर कलम चलाई है और उन्हीं के आधार पर उन्होंने मानव को केंद्र के रूप में अवधारित किया और केंद्र में लेकर वे बढ़े। सर्वप्रथम क्रांति मानव के मन से ही प्रारंभ होती है, यह श्री श्री का कथन था। समकालीन सामाजिक व्यवस्था एवं इसकी समसामयिक समस्याओं को सुलझाने हेतु और सारे विश्व के पालन हेतु लघु मानव को प्रेरित किया जाने लगा था। यह वो समय था, एक ऐसा संक्रमण का समय। हिंदी कवियों की भांति तेलुगु के शब्द कवियों के द्वारा लघु मानव का उपरूप व्यक्त किया गया है। देखिए कवि बैरागी की कविता का मैं तेलुगु पढ़ूंगी तो आप लोग हंसेंगे, मैं लिख के लाई लेकिन मैं पढ़ नहीं सकती। रक्तम काबू करार कालकूट देहमलो मानव जाति अर्जित चिन्ह सिफिलिस ये तेलुगु में है। मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं सही उच्चारण नहीं की हूं तो। नीवुत्तराधिकारम जीवितम के 2 और 3 पृष्ठ से ये पंक्ति मैंने उठाई है। हिंदी पीढ़ी दर पीढ़ी के स्पंदन तेरी मुट्ठी भर, युग युग के क्रंदन तेरे संपत्ति विवर की नशों में रख नहीं कराल काल कूट बीस विषय मानव जाति अर्जित सिफिलिस। क्या तुलना है इसमें, शब्द चित्र देखिए, इसमें मानवता के प्रति और एक वर्ग के प्रति जो आक्रोश है किस तरह झलकता है। तेरा उत्तराधिकार, ये मानव जाति का लघु मानव का उत्तराधिकार की परिभाषा इन्होंने दी है। तेलुगु के वचन कवियों में बिंब एवं प्रतीक के माध्यम से अन्य शोषितों के साथ वेश्यावृत्ति का भी खंडन करते हुए कविताएं लिखी। कई नामवर कवि की रचनाएं उदाहरण स्वरूप है, लेकिन मैं छोड़ती हूँ, आगे बढ़ती हूँ। विचार या वचन कविता की आस्था से अनुप्रेरित साहसी स्वर बैरागी की रचना में सुनाई पड़ने लगा। देखिए, मुझे थोड़ा विश्वास दो, मैं अब केवल हिंदी पढ़ूंगी। मुझे थोड़ा विश्वास दो, पहाड़ों को पीस दूंगा। मुझे थोड़ा विश्वास दो, पहाड़ों को पीस दूंगा। कटे हुए टमाटर से सूरज को, सूखे पापड़ से चांद को, आकाश की झूठी थाली से निकाल दो। मैंने बहुत चुने हुए ऐसे संदर्भ जो लघु मानव को किस तरह स्थापित किए जाते हैं, यही आपके समक्ष रखने की कोशिश कर रही हूँ। बैरागी का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ, ये सब बताई गई है, उनकी शिक्षा, उनके सब कुछ बता दिया गया, मैं उस पर बात नहीं करूंगी। वास्तव में इनके वचन कविता संकलन नूतिरो गोंतु कलु नाम है संकलन का, में उनकी कुछ खास पंक्तियां जो तेलुगु समाज में तूफान समाचार थी, उनमें से देखिए, मैं तेलुगु नहीं पढ़ूंगी, फिर हिंदी पढ़ रही हूँ। पत्थर पत्थर अलग कर दो, पत्थर पत्थर अलग कर दो, ताजमहल को तहस नहस कर दो। क्या पंक्ति है, गौर कीजिए। पत्थर पत्थर को अलग कर दो, ताजमहल को तहस नहस कर दो। ये चंद्रमा के संपादक थे, जहां बच्चों के लिए लिखते थे, वहां एक खास वर्ग के लिए लघु मानवता की प्रतिस्थापना के लिए वे बिल्कुल एकदम कटिबद्ध थे। और उन्होंने आगे भी लिखा है, तुम जीने वाले, तुम पीने वाली कॉफी में के कप में मुक्ति बनकर तुम मैंने अनुवाद इन्होंने किया, अनुवाद सही नहीं किया है, तुम्हारी पीने वाली कॉफी के कप में मक्खी बनकर गिरकर मर जाओ। ये एक वर्ग दूसरे वर्ग के संदर्भ में कहा गया है। बैरागी जी के काव्य साहित्य पर तेलुगु के महत्वपूर्ण
कई लेखकों ने लेख लिखे हैं। एटुकुरी प्रसाद जी ने भी अभ्युदय रचहल संगम की तरफ से स्वयं चलाने वाली पत्रिका अभ्युदया के 1990 में कुछ लेखों से लिखे गए लेख को प्रकाशित किया गया था। बैरागी की अंतिम दशा में प्रसाद एटुकुरी प्रसाद राव जी, जिनकी अभी कुछ दिन पहले एक काव्य संग्रह विमोचित हुई, जन से जन में। मतलब ये लोग एक धारा के कवि थे और इसमें अलूरी जी बहुत उच्चतम स्थान रखते हैं। और बहुत ही श्री के बाद अगर कोई जनवादी कवि जिसे हम हिंदी में कहते हैं, रचयितलु संगम और कुछ ऐसा ही तेलुगु शब्द है, उस धारा के कवि ने रचनाएं दी और बैरागी जी उसमें एक बहुत ही चिन्हित और हस्ताक्षरित नाम रहे। उन्होंने आम जनता की समस्या, खासतौर से जनवादी नहीं था, वास्तव में एक ऐसे संघ की भाषा थी, एक ऐसे संघ की आवाज थी, एक ऐसे लोगों की आवाज थी जो आवाज उठी और तेजी से सत्ता तक अब उनके कानों में पड़े हुए रुइयों को निकाल फेंकने में सक्षम हुई। इसमें बैरागी जी का बैरागी जी के शब्दों का बहुत बड़ा हाथ था। मैं समझती हूँ मैंने अपनी बात बिल्कुल अलग की है। धन्यवाद आप सबों को और दोनों संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद।